हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK आर्ट्स स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने साथियों में, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी कुछ स्टडी का ज्ञान हो जाए। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण के बारे में। ठीक, व्याकरण के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं भाषा क्या होता है, भाषा का स्वरूप क्या है, इस सब के बारे में। ठीक, देखिए, भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चारित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चारित सार्थक ध्वनि समूह को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे बोले कि यहाँ का वातावरण कितना सुहावना है, क्या होगा? यह एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। और भाषा का स्वरूप देखिए क्या क्या होता है। तो लिखित भाषा के प्राथमिक स्वरूप होते हैं, जो लिखित भाषा है उसके प्राथमिक स्वरूप होते हैं कौन कौन? गद्य एवं पद। अब देखिए गद्य में क्या होता है? ऐसा कहने के उपरांत उन्होंने ज्यों ही पुनः उस ओर देखा कि उनकी आंखें सीता के मुख को देखते ही रह गई। यह क्या है? यह एक गद्य है। अब पद में देखिए कैसे कहेंगे इसी बात को। पद में कैसे कहेंगे? अस कहीं फिरी चितये तेहि ओरा और सिख मोहि शशि भय नैन चकोरा। यह क्या है? यह एक गद्य का रूप हो गया। अब हम जानते हैं वर्ण विचार के बारे में। ठीक, वर्ण विचार उसको पढ़ते हैं। ठीक ना। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की प्रारंभिक इकाई है, यानी छोटी इकाई है। कोई वर्ण या वर्ण समूह सार्थकता प्राप्त कर शब्द बनते हैं और वही शब्द विभक्त से युक्त हो पद बन जाता है, और वही पद का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह एक वाक्य बनकर वाक्य कहलाता है। अब देखिए, कंठ से लेकर ओठ तक आदि के सहारे मनुष्य जितनी ध्वनियाँ निकालता है उनको व्यवस्थित कर क्या करता है? एक भाषा तैयार करता है। एक और परिभाषा देखिए, कंठ से लेकर ओठों तक विभिन्न स्वर तंत्रियों से उत्पन्न ध्वनियों के लिखित संकेत चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। अब देखिए, हम जो कंठ से लेकर ओठ तक उसके सहारे जितनी मूल ध्वनियाँ निकालते हैं यानी बोलते हैं, वो क्या एक भाषा बन जाता है। और जो कंठ से लेकर ओठ तक जितनी स्वर तंत्रियों से उत्पन्न करते हैं और उसको जब लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। अब जानते हैं लिपि क्या होता है? तो लिपि, वर्ण जिस रूप में लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि वर्ण रूप ही क्या है? लिपि है। अब जानेंगे वर्ण के भेद के बारे में। अब कहिएगा कि सर वर्ण के बारे में नहीं बताएं, तो वर्ण आगे बताएंगे। अब इसे बता भी देते हैं वर्ण किससे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनियों कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक, अब देखिए वर्ण के भेद। तो वर्ण के निम्नलिखित दो भेद हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं उसको जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या क्या है? 11 है। कोई पूछ दे आपसे स्वर की संख्या कितनी है, तो 11। कौन कौन? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। क्या है? ये स्वर्ण के संख्या है। अब आता है मूल स्वर के बारे में। तो देखिए मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ तथा री, ये 4 क्या है? मूल स्वर है। कोई पूछे मूल स्वर कौन कौन है, तो अ, ई, उ तथा री संख्या कितनी? तो 4। स्वर की संख्या 11। अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। देखिए, तो जिन वर्णों की उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, च, प, ट, न, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण। जैसे हम क बोलते हैं तो उसमें क्या आता है? स्वर आ जाता है। देखिए कैसे क, आप खुद बोल के देखिए एक बार। क, च, ऐसे बोलने में क्या हो रहा है? स्वर आ जाता है। तो इसलिए क्या, यह एक व्यंजन है। देखिए, हिंदी वर्णमाला के सारे व्यंजन अ स्वर से क्या होते हैं? युक्त होते हैं। हिंदी में जितने भी वर्ण हैं, भले व्यंजन हैं, ये क्या है? अ से युक्त है। जैसे क, ख, ग, घ से लेकर जितने भी वर्ण हैं, च, छ, त, प, फ, ब, जो भी हो, वो क्या है? अ से युक्त है, यानी अ उसमें लगा ही रहता है। देखिए, भाषा में प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार उसके में क्या होता है? अन्य स्वर लग जाता है। ठीक, जैसे अब देखिए वर्णों की कुल संख्या क्या है?
तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की 52 संख्या है। क्या है? 52 संख्या है। इनमें से क्या है? 11 गो स्वर है और 41 गो व्यंजन है। अब देखिए अगला एक नोट देखिए कि लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 गो स्वर और 41 गो व्यंजन और 4 गो संयुक्त व्यंजन होते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद देखिए, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर के निम्नलिखित 3 भेद है। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं उसको जानते हैं। देखिए, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ तथा री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ तथा री। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में 2 गुना मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन? आ, ई, उ, री, ए, ओ तथा औ। क्या है? यह दीर्घ स्वर है। अगला आता है संयुक्त स्वर। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त स्वर कहते हैं क्योंकि ए, ओ तथा औ 2 स्वरों से मेल से बने होते हैं। संयुक्त मतलब क्या? मिला हुआ। तो ए, ओ तथा औ जो है क्या है? 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। देखिए, ए बनाना है तो अ में हम ई को जोड़ेंगे तब बनेगा ए। ओ बनाना है तो अ में उ जोड़ेंगे तब बनेगा ओ। ठीक। अगला है प्लुत स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में 3 गुना या 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। या देखिए उदाहरण से समझिए। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन के पंथ में अंतिम वर्ण में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे देखिए ओम, ओम, लास्ट वाला वर्ण में देखिएगा क्या लगेगा? 3 मात्रा का समय लगेगा। हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? तो हम आज जानते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में बिल्कुल शुरू से। ठीक। तो पहला इसका वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं उसको हम जान लेते हैं। ठीक। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनियों कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे में होता है क, अ, ख, च, म, ये सब क्या है? ये वर्ण है। वो लिखने में छूट गया है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। आगे देखिए, अब है व्यंजन वर्ण के भेद। ठीक। देखिए, तो व्यंजन वर्ण के मुख्य 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक। अब पहला के बारे में जानते हैं, स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक। देखिए, तो उपयुक्त क से लेकर म तक यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो 25 वर्ण है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। जैसे क ख ग पढ़िएगा, प फ पढ़िएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर आप प फ ब पढ़िएगा तो आप देखिएगा दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं। तो क्या होता है? ये 25 वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? देखिए, य, र, ल और व वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। कहेगा कोई अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन? तो य, र, ल और व। और कहेगा अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो यही है य, र, ल और व। अगला है ऊष्म व्यंजन। तो देखिए, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक। इनकी संख्या भी क्या है? 4 है। अगला है अनुनासिक। अनुनासिक। देखिए, तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण जो पीछे पढ़े हैं बताए हैं अभी, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, उस वर्ण के अंतिम वर्ण जो होते हैं, जैसे क वर्ग का होता है ज्ञ, क वर्ग का होता है अंग, च वर्ग का होता है ज्ञ, य और ट वर्ग का न और त वर्ग का न और प फ व का म। ये सब क्या है? अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। आप इसको बोल के होगा देखिए, अंग, ज्ञ, य, न, त, ये सब क्या है? इसका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी हो रहा है। अगला है अनुस्वार। देखिए, तो इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है और यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। जैसे देखिए, अहम पढ़ेंगे, अहम,
तो देखिए जो अन का जो आया है वो क्या आया है, जो म या अहम दिया हुआ है म, तो स्वर के बाद जो जब म आता है तो वो क्या होता है, अनुसार में बदल जाता है। देखिए आप लिखा हुआ है वर्ण के पहले म अनुसार में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, व्यंजन वर्ण के पहले क्या होता है, जो म है वो अनुसार में परिवर्तित हो जाता है। और अनुसार किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण सिर्फ नासिका से होता है। ठीक, अगला है विसर्ग। इसका उच्चारण ह से सदृश किया जाता है। जब इसको उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हैं, ह से इसको सदृश किया जाता है। और इसका भी प्रयोग बिल्कुल क्या होता है, स्वर के बाद ही होता है। जैसे देखिए रामः, देवः, गुरुः। जैसे रामः, तो देखिए राम, जैसे म में अ आ रहा है तो अ क्या है, एक स्वर है। और जो विसर्ग है उसका प्रयोग कब हो रहा है, स्वर के बाद हो रहा है। ठीक, अगला है संयुक्त व्यंजन। देखिए दो वर्णों के संयोग से बने स्वर को क्या कहते हैं, वर्ग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल के कोई वर्ग बना ले उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क जोड़ स क्या बनेगा, कक्ष। त जोड़ र क्या बनेगा, त्र। ज जोड़ ज्ञ क्या बनेगा, ज्ञ। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब ही होता है कि मतलब मिला हुआ यानी जुटा हुआ। तो इनकी संख्या क्या है, कितनी है, 3, 6, त्र और ज्ञ। अब हम आगे बढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। ठीक, तो देखिए शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द किसी सार्थक वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। किसी सार्थक वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे पर्वत, दौड़ना, लाल, तेज, साहित्य, व्याकरण, ये सब क्या है, यह एक वर्ण का एक वर्ण समूह बना लिए हुए हैं, तब जाके ये शब्द बने हुए हैं। ठीक, अब देखिए शब्द के भेद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार से शब्दों के वर्गीकरण की परंपरा रही है। यानी हिंदी में जो है मुख्यतः 4 प्रकार से शब्दों को वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला है रचना की दृष्टि से, रचना या बनावट की दृष्टि से इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। और अर्थ की दृष्टि से 3 भागों में, कौन कौन, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और रूपांतर की दृष्टि से 2 भागों में, कौन कौन, विकारी और अविकारी। अब हम जानते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद का पहला भेद के बारे में। ठीक, तत्सम के बारे में। तो देखिए जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिया जाता है, या जो शब्द बिना विकृत हुए संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ज्ञान, वायु, अक्षु, यौवन, श्रृंगार, मस्तक, भानु, अग्नि, कोटि आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में भी इसी प्रकार से लिखे जाते हैं और हिंदी में भी हम इसी प्रकार से लिखते हैं। ये जो शब्द है ज्ञान, वायु, ये सब ये संस्कृत के शब्द है, जिसको हम बिना बिगाड़े हुए, बिना उलट पलट करे हुए हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। समझ गए। अगला है तद्भव शब्द। तो देखिए जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे काम, आग, कबूतर, भाई, पानी, गर्दन, आंवला, आंसू, ये सब क्या है, यह संस्कृत के शब्द। संस्कृत में कुछ और कहा जाता है, जैसे आग को कहते हैं अग्नि, भाई को भ्राता, पानी को नीर। ठीक, तो ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द थे, लेकिन हम इसको बिगाड़ के मतलब उलट पलट करके कहाँ लाए, हिंदी में लाए, तो ये क्या हो गया, तद्भव शब्द बन गए। अगला आता है देशज शब्द। ठीक, तो देशज शब्द किसे कहते हैं, देश की बोलचाल की भाषा को देशज शब्द कहते हैं। जैसे तरकारी, डिबिया, लोटा, टोला, खलिहान, मेहरारू आदि, ये सब क्या है, देशज शब्द है। इसके हम क्या इसी परिभाषा में एक और कहें अपनी भाषा में, तो देश की बोलचाल की भाषा को, यानी देश में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक, अगला है विदेशज शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए विदेश की कुछ ऐसी शब्द जिनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं उसे विदेशज शब्द
भाषा कहते हैं। जैसे डॉक्टर, टेलीफोन, कंपाउंडर, नंबर, रजिस्टर, डिग्री, कंपनी, स्टेशन, प्लेटफॉर्म आदि, ये सब क्या है, ये विदेशी भाषा है। डॉक्टर का जो मतलब इसका उत्पत्ति हुआ कहाँ से होगा, विदेश में हुआ होगा। टेलीफोन का कहाँ से, विदेश से हुआ होगा। तो क्या कहलाएंगे, विदेशज शब्द, विदेशज भाषा कहलाएंगे। ठीक, अब है अगला है, यहाँ पे गलती हो गया था, तो यानी रचना की दृष्टि से शब्द के भेद देखिए। तो पहला है क्या, रूढ़ शब्द। देखिए, जिन शब्दों का खंड या टुकड़ा किया जाने पर उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी किसी भी शब्द को हम तोड़ देंगे तो उसका कोई शब्द अर्थ नहीं निकलेगा, वो रूठ जाएगा, यानी रूठल शब्द इसको कह सकते हैं। जैसे देखिए पानी, अगर हम पानी क्या है, एक सार्थक शब्द है, ठीक, रूढ़ शब्द है। अगर हम इसको तोड़ेंगे पा जो नी, तो पा का अलग कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है और न नी का अर्थ निकल रहा है। जैसे रात को देखिए तोड़िए, रा जो त आता है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका कोई अर्थ, रा का कोई अर्थ नहीं है और न ही त का कोई अर्थ है। ठीक, तो इसी प्रकार क्या है, ये क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द, यानी रूठा हुआ शब्द। अगला है यौगिक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, तो यौगिक शब्द दो या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और इनका खंड करने पर खंडों का वही अर्थ रहता है। देखिए क्या होता है, यौगिक शब्द वैसे शब्द है जो क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना रहता है, लेकिन इसका हम अगर खंड करते हैं तो फिर भी क्या होता है, इसका अर्थ वही बना रहता है। वो क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे देखिए महादेव, महादेव का अर्थ होता है सबसे बड़े देवता, महादेव जी हैं। इसका हम खंड टुकड़ा करेंगे, देखिए महाजोड़ ईश्वर, महाजोड़ ईश्वर नहीं होगा, महादेव होगा, ये थोड़ा गलती होगा। ठीक, अगला देखिए विद्यालय का, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या का मतलब क्या होता है, विद्या, आलय का भी वही होता है। तो क्या हो गया, ये क्या यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे प्रयोगशाला, शाला का मतलब होता है वही काम क्रिया करने वाला, प्रयोग मतलब प्रयोग करना, तो दोनों का अर्थ सेम ही है। अनुशासन, सज्जन, क्या हो गया, इसका अर्थ विखंडन करेंगे तो क्या होगा, दोनों का अर्थ सेम ही आएगा। और इसका और हम एक और तरीके जानते, देखिए दो, या हम दूसरे भाषा में कहें तो दो खंडों में से अगर एक का भी कोई अर्थ निकलता है तो वो भी क्या होगा, यौगिक कहा जाएगा। जैसे मानवता, ठीक, दानवता आदि, ये सब क्या है, और हम इसका खंड करेंगे तो एक का अर्थ आएगा और एक का नहीं भी आएगा तो भी क्या होगा, यह यौगिक शब्द कहलाएगा। अगला है यौगरूढ़ शब्द। देखिए, वैसे शब्द जो यौगिक के जैसे होते हैं परंतु सामान्य से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। क्या होता है, ये भी बने होते हैं यौगिक की तरह, यानी मिल के बने होते हैं, लेकिन समान से क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं। जैसे जलज, तो जलज का अर्थ क्या होता है कि जल में उत्पन्न जितने भी जीव जंतु होते हैं क्या हो जाता है, वो जलज हो जाता है। जैसे केवल, कमल अर्थ लिया जाएगा। ठीक, जैसे मछली भी क्या होता है, जल में ही रहता है। पीताम्बर, कृष्ण, पीताम्बर का तो कृष्ण, लंबोदर का अर्थ होता है क्या, गणेश। अगला है अर्थ की दृष्टि से, तो पहला है वाचक शब्द। देखिए, तो जो शब्द परंपरा से चलती आ रही प्रचलित भाषा का अर्थ देता हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, जो शब्द परंपरा से चलती आ रही है, जो प्रचलित भाषा है का अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। जैसे राक्षस, ये क्या है, हम लोग बचपन में थे तभी हमको माता पिता क्या करते हैं, डराते राक्षस आ जाएगा। जैसे पहाड़ हम लोग बचपने से सुनते आ रहे हैं, कई सालों से सुनते आ रहे हैं। ठीक, ऊँट, हाथी, सब क्या है, प्रचलित भाषा है, परंपरा से एक चलती आ रही भाषा है, तो क्या हो जाएगा, वाचक भाषा कहलाएगी। ठीक, शब्द कहलाएगी। अगला है लक्षक शब्द। देखिए, तो जिस शब्द का पारंपरिक अर्थ बाधित होता हो परंतु उससे मिलता जुलता अर्थ निकल आता है उसे क्या कहते हैं, लक्षक शब्द कहते हैं, लक्षण बताने वाला। जैसे कहेंगे लंबे को ऊँट कहते हैं, जैसे लंबू आ गया, कहते हैं कि नहीं, तो लंबे को ऊँट। मोटे को क्या कहते हैं, हाथी। ज्ञानी को क्या कहते हैं, समुद्र। सब क्या है, लक्षण उसका बताता है। ठीक,
अगला है व्यंजक शब्द। तो वैसे शब्द जो हमेशा एक नया अर्थ ध्वनित करता है उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। जो क्या कहता है, एक नया अर्थ ध्वनित करता हो, वैसा शब्द जो एक नया अर्थ ध्वनित करता हो उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। जैसे झूठ बोलने वालों के लिए हरिश्चंद्र कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, वह एक व्यंजक शब्द कहलाएगा। एक नया अर्थ दे रहा है कि नहीं। झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र आ गया। अगर कोई आपके सामने झूठा व्यक्ति होगा तो सुने तो नहीं होगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हरिश्चंद्र आ गया। देखो अगला है रूपांतर की दृष्टि से। देखिए रूपांतर की दृष्टि से पहला क्या है, विकारी शब्द क्या है। देखिए तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी क्या है, विकारी शब्द है। यानी जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ता को हम क्या विकार कहते हैं, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता, खाती, खाते हैं, ये सब क्या है, परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है, और खाता है, खाती है, परिवर्तन हो गया। कुत्ता है तो उसके क्या हो जाएगा, कुत्ते हो जाएगा, कुत्तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विकारी शब्द जाएंगे। अगला है अविकारी शब्द। ठीक, देखिए जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। विकारी मतलब जो विशेष क्या है, विकारी मतलब जो शब्द परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विकारी। और जो अविकारी जिसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहेंगे, अविकारी। जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक आदि। ठीक, अब हम जानते हैं संज्ञा के बारे में। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नाउन। आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, रमेश, सोना, सच्चाई। अब देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति में क्या आ गया, रमेश, वस्तु में क्या हो गया, सोना, स्थान में पटना, भाव में क्या हो गया, सच्चाई, उसके भाव क्या है, सच्चाई क्या है, यह सब क्या है, संज्ञा है, संज्ञा कहलाएंगे। अगला है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 5 भेद है। पहला भेद के बारे में जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक, देखिए तो वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, बोले गए राम इधर आओ, तो क्या उस व्यक्ति के खास का बोध करा रहा है। जैसे टेबल क्या है, किसी खास वस्तु का बोध हो रहा है। पटना क्या है, किसी खास स्थान का बोध करा रहा है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जिन संज्ञा पदों से सजीव या निर्जीव के पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से क्या होगा, संज्ञा पदों से सजीव हो या निर्जीव हो उसके पूरे जाति का बोध हो जाए उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देवता, अगर हम देवता बोल दिए तो क्या होगा, सारे देवतागण इसमें शामिल हो गए। अब किसी एक देवता को तो नाम नहीं लेंगे, जैसे हनुमान कहेंगे तो क्या व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर हम वही देवता कह देते हैं तो क्या सारे देवतागण इसमें शामिल हो जाते हैं। झील, और झील बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, जिस दुनिया में, संसार में जितने भी झील है वो सारा का बोध इसी में हो जाएगा, मतलब पूरे जाति का बोध हो रहा है। जैसे देश बोलेंगे तो क्या इंडिया में जितने भी देश, कंट्री है वो सबका बोध हो रहा है। सड़क, तो सड़क जितने भी सड़क है वो सबका बोध हो रहा है। राज में क्या होता है, जितने भी राज है सबका बोध हो जा रहा है। सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा पदों से माप या तौल होने वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, दही, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। देखिए जिन संज्ञा पदों से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, अगर हम झुंड बोल देंगे तो क्या होगा, झुंड क्या होता है, बकरी का झुंड हो गया, क्या आदमियों का झुंड, ये सब क्या है, पूरे समूह का बोध
हो जा रहा है। जैसे सेना बोलेंगे तो सेना क्या, सेना एक आदमी से तो सेना तैयार होता नहीं है। तो सेना करने से क्या होता है, पूरे समूह का बोध हो रहा है। सभा, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा ले लीजिए, अंगूर एगो अंगूर थोड़ी ना बोल रहा है, गुच्छा बोल रहे हैं। तो क्या है, पूरे समूह का बोध हो रहा है। अंगूर के गुच्छे में जितने भी है वो सबका बोध हो जा रहा है। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, जिन संज्ञा पदों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव, गुण, दोष, कार्य, स्वाद आदि का बोध हो, उससे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या हो गया, किसी व्यक्ति के गुण को दर्शा रहा है। ईमानदारी जो है किसी व्यक्ति के गुण को दर्शा रहा है। बोलेंगे कि चोरी, तो क्या चोरी क्या है, किसी व्यक्ति के दोष है, वो उसका क्या है, दोष है। जैसे अंधा, क्या है, उसका दोष है। लंगड़ा, क्या है, दोष है। ठीक, जैसे मीठा, मीठा बोलेंगे तो क्या है, उसका किसी वस्तु का क्या है, उसका स्वाद बता रहा है। जैसे मिठाई का स्वाद मीठा होता है, तो मीठा क्या है, मीठा क्या है, भाववाचक है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे भाव में क्या क्या आता है, हर्ष, विषाद, प्रेम, घबराहट, प्रसन्नता, क्रोध, क्रूरता, ये सब क्या है, भाव प्रकट, भाव है। ठीक, अब गुण में देखिए क्या होता है, सुंदरता, लंबाई, कर्मठता आदि, ये सब क्या है, गुण है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का। दोष में देखिए कुरूपता, जैसे कोई आदमी शक्ल से अच्छा नहीं रहता है तो क्या कहते हैं, कुरूपता। आलस्य, जैसे कोई आदमी काम करने में आलसी है, कमज़ोर है, काम करने से पीछे भागता है, उसको क्या कहते हैं, आलसी आदमी। कमज़ोरी, जैसे किसी आदमी को कमज़ोरी है, कोई ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अपंगता, ये सब क्या है, दोष है। अब स्वभाव में देखिए कौन कौन शब्द आते हैं, सत्यवादिता, क्रोधशीलता, सरलता, दिनशलता, ये सब क्या है, दिनशीलता, ये सब क्या है, स्वभाव है। कार्य में देखिए पढ़ाई, पिटाई, चढ़ाई, अगुवाई, प्रशासन, ये सब क्या है, कार्य है। अगला देखिए स्वाद में मिठास, खटास, करवाहट आदि, ये सब क्या है, स्वाद में आ जाएगा। और अन्य में देखिए कढ़ाई, चिकनाई, हल्कापन, ये सब क्या है, अन्य में, ये सभी क्या आएगा, अन्य में आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम यानी सभी का नाम जिसमें आ जाए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम कुल 11 है। कौन कौन है, देखिए यहाँ पे, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन तथा क्या। ये 11 क्या है, यह सर्वनाम है जो कि संज्ञा के बदले में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, मेरा नाम मान लीजिए रमेश है, तो मेरे बदले क्या हो जाएगा, मैं। तुम्हारा नाम मान लो कि सोनू है, तो सोनू के बदले हम तुमको क्या कहें, मतलब तुम्हें क्या कहें, तुम इधर आओ, अगर पास में हो तो तुम इधर आओ। तो तुम्हारे बदले क्या प्रयोग हो रहा है, तू का प्रयोग हो रहा है। जैसे हमारे टीचर लोग आते हैं तो इसके आप इधर आइए सर, आपसे एक काम है, मतलब सर को हम नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब नाम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो संज्ञा के बदले हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका, तो क्या हो जाएगा, ये सब सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, अगला है सर्वनाम के भेद। देखिए, ठीक, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन थे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन, देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। ठीक, इसका एक ट्रिक भी है, अनाप और सनाप। ठीक, अनाप और सनाप। ठीक, अनाप से देखिए अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, उसके बाद है संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। अनाप शनाप से आप याद रखिएगा, कोई पूछेगा सर्वनाम के भेद तो आप खटाक से याद कीजिएगा अनाप और सनाप, और उस पर पूरा बना लीजिएगा क्या, सर्वनाम के भेद के पूरा नाम, 6 नाम आ जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं अगला पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक, तो देखिए, जिससे किसी पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे क्या हो, किसी पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, तू, तुम, आप, यह, वह आदि, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक, अब पुरुष कितने होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो पुरुष 3 होते हैं।
कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं ये देखिए, मैं लिख रहा हूँ, हम लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, क्या है यह किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। मतलब काम तो कोई उत्तम पुरुष ही कर रहा है, हम लिख रहे हैं मतलब मैं लिख रहा हूँ, हम लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे थे, हम लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब जो हम हैं और हम ही काम कर रहे हैं, क्या है? उत्तम पुरुष में आएगा। अब मध्यम पुरुष में देखिए, तुम लिख रहे हो, तू लिख रहा है, तुम लोग लिख रहे हो, आप लिख रहे हैं, या क्या है? मध्यम पुरुष में बीच वाला आदमी। तुम लिख रहे हो, तू लिख रहा है, तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अब अन्य पुरुष में देखिए, यह लिख रहा है, यानी निकट का, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको छोड़िए। अगला है वह लिख रहा है, यह दूरस्थ का, अच्छा हाँ, यह लिख रहा है, यह लिख रहा है बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? यह निकट का आदमी है, निकट का राम मोहन जो भी हो, वो क्या है? लिख रहा है। अब कहेंगे कि वह लिख रहा है, तो क्या है? दूर का आदमी, जैसे वह लिख रहा है, वे लिख रहे हैं, वे लोग लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक, अगला पढ़ लेते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक, देखिए, जिस सर्वनाम से निजीपन या अपनापन जैसा प्रतीत हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना लिख रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपना ही काम कर रहा हूँ, तो अपनापन का बोध हो रहा है। तुम अपना काम कर रहे हो, तो उसका भी उसका भी क्या हो रहा है? उसका अपना काम वो कर रहा है, मतलब अपना निजीपन का यानी अपनापन का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, अब देखिए अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बोल दिए तो क्या है? यह पेन है, यह कलम है, तो क्या किसी निश्चित है कि वह है। वह बोलेंगे तो क्या? वह, वहाँ पे कोई है, वह वहाँ जा रहा है। जैसे ये आदमी, ये लोग, वे लोग, वह आया था, तो कोई न, जैसे एक वाक्य में समझते हैं कि वह आया था, तो क्या इसमें निश्चित नहीं है? निश्चित तो है ही, क्या है? क्योंकि वह आया था, कोई ना कोई निश्चित है कि आया था। ठीक, अगला देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया था, अब कौन आया था, नहीं आया था, कौन जानता है? अनिश्चयवाचक हो गया ये। कुछ काम कर रहा होगा, अब बोलेंगे कि तुम कुछ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कोई, ठीक है, ये सब क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, तो जब एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है तो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक सर्वनाम, जो एक कोई सर्वनाम है और उस सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मंदिर में रहता है उसे पुजारी कहते हैं, जो करेगा वो भरेगा। क्या हो गया? जैसे जो मंदिर में रहता है, मंदिर क्या है? एक सर्वनाम है, जो मंदिर में रहता है, और उससे क्या कहते हैं? तो पुजारी कहते हैं। तो जो मंदिर में रहता है उसे पुजारी कहते हैं। जो स्कूल में जो टीचर, जो बच्चे जो क्लास में हैं वो टीचर हैं, तो क्या हो गया? संबंध हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिस सर्वनाम में प्रश्नात्मकता प्रतीत हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसा सर्वनाम जिसमें प्रश्नात्मकता प्रतीत हो उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो पूछने वाली बात है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, मतलब पूछ रहे, प्रश्न कर रहे हैं उससे, तो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगला है विशेषण। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी हम आगे पढ़ेंगे विशेषण, क्रिया और कारक, ये सब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और
अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें। ठीक, धन्यवाद।